तो कैसे हैं आप सभी के मैं आपके चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, हमारा डिस्कशन चल रहा है मध्य भारत पर, यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर। और आज उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि तुर्कों का आक्रमण भारत पर कैसा था, यानी कि भारत पर तुर्कों के द्वारा होने वाले आक्रमण के बारे में। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारा पूरा इच्छा है, हमारी पूरी मेहनत है दोस्तों, और हमारी पूरी दुआ है कि आप सब अच्छे नंबरों से आपका सिलेक्शन हो। कि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है, एक ऐसा चैनल है दोस्तों, जो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लाकर प्रस्तुत करता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को बड़ी जल्दी हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो आज का पहला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था। प्रश्न क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। आपके ऑप्शन है सुबुक्तगीन, अलब्तगीन, बख्तियार खिलजी या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया। प्रश्न क्या है कि तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया। आपके ऑप्शन है दाऊद, राजा हरदत्त, जयपाल और भीम प्रथम। धीरे धीरे बूंद से सागर बढ़ता है दोस्तों। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप अटूट और मजबूत होते जाएंगे। अपने लक्ष्य को हासिल करने में उतनी मजबूत आपकी मेहनत होती जाएगी। तो आप प्रैक्टिस सेट भी लगाएं दोस्तों, थ्योरी भी देखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी सॉल्व करें दोस्तों। इससे क्या होगा कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने बहुत मजबूत हो जाएंगे दोस्तों। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, उस लिहाज से आपकी तैयारी होनी चाहिए दोस्तों। देखिए यूँ तो बहुत से लोग तैयारी करते हैं दोस्तों, पर हो नहीं पाता। उसकी कारण वजह ये है कि उन लोगों को सटीक मार्ग नहीं मिल पाता है दोस्तों, क्योंकि वो ये समझ नहीं पाते कि कौन से टॉपिक पूछ रहा है। हम पढ़ के कुछ जाते हैं और पूछता कुछ है। उसकी वजह ये है कि हमको ये नहीं पता कि उसका टॉपिक कहाँ से आ रहा है, उसकी किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो तुर्क ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया, बताइए दोस्तों। तो तुर्कों ने सर्वप्रथम जिस भारतीय शासक को पराजित किया था उसका नाम था जयपाल। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किया। उसके इतने बार आक्रमण करने का उद्देश्य था। ऑप्शन है साम्राज्य स्थापना, धन लूटना, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना, हिंदुशाही शासक जयपाल की सहायता करना। महमूद गजनवी के बारे में बात की जा रही है। उसने 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किया। उसका ऐसा करने का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया भारत पर। उसके इतने अधिक आक्रमण का उद्देश्य जो था वो था हिंदू शाही शासक जयपाल की सहायता करना। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1025 ईस्वी से 1026 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहां का शासक थे जयपाल, राजा नंद, महाराजा भोज, भीम प्रथम।
एक मिनट दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक बार प्रश्न फिर से गौर कर लेते हैं। मुझे लगता है मैंने गलत बता दिया कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके उद्देश्य जो था वो क्या था दोस्तों? धन लूटना था। ऑप्शन बी होना चाहिए, ना कि डी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों महमूद गजनवी ने तो उसका ध्यान सिर्फ धन लूटना था। वो हिंदू शाही शासक की सहायता क्यों करेगा? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों 1025 से 1026 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था दोस्तों भीम प्रथम। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का अंतिम अभियान था। आपके ऑप्शन है कलिंजर पर, गुजरात पर, सिंध पर, जाटों पर। तो 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का अंतिम अभियान क्या था? अंतिम अभियान था जाटों पर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? कुल मिलाकर के दोस्तों आपको ये बताना है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उसके साथ आने वाला लेखक कौन था। आपका ऑप्शन है फिरदौसी, उतबी, अलबरूनी, फ़रूखी। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों। आप लोग कमेंट में उत्तर नहीं करते, ये भी नहीं बताते कि आपको वीडियो कैसी लगती है। दोस्तों बड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को तैयार किया जाता है, खास करके उन प्रश्नों के साथ जिससे आपका लक्ष्य हासिल हो सके आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें, और अगर और ज़्यादा प्रश्नों को लगाना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगा सकते हैं। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था। तो दोस्तों महमूद गजनवी के आक्रमण के समय प्रसिद्ध लेखक जो उसके साथ आया था उसका नाम क्या था? अलबरूनी। क्या था? अलबरूनी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, फिरदौसी की रचना का नाम क्या है? शहनामा, किताबुल हिंद, हुमायूं नामा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फिरदौसी की रचना का नाम क्या है? तो फिरदौसी की रचना का नाम है शहनामा। क्या नाम है? शहनामा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों, महमूद गजनवी के आक्रमण का भारत पर कैसा प्रभाव पड़ा? आपके कथन है महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत राजनीतिक दृष्टि से असुरक्षित हो गया। महमूद के आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव यह रहा कि उसने उत्तर पश्चिम के रक्षक हिंदू शाही वंश को समाप्त करके अन्य आक्रमणकारी के लिए भारत का मार्ग प्रशस्त किया और केवल पंजाब पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। दूसरा कथन कह रहा है कि महमूद के आक्रमणों का सीधा प्रभाव तो भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, जो पूरी तरह जर्जर हो चुका था या जर्जर हो चुकी थी। महमूद अधिकांश संपत्ति लूट कर ले गया। दूसरा है महमूद के आक्रमणों का अंतिम महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ कि भारत में अनेक हिंदू मुसलमान बन गए और यहाँ इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ तथा भारत में मुसलमानों की जड़ी मजबूत हुई। तो ये तीनों कथन था, तो सही कोड से चयन करना है। तो दोस्तों पहला कथन है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम से उत्तर भारत राजनीतिक दृष्टि से असुरक्षित हो गया। महमूद के आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव यह रहा कि उसने उत्तर पश्चिम के रक्षक हिंदू शाही वंश को समाप्त करके अन्य आक्रमणकारी के लिए भारत का मार्ग प्रशस्त किया और केवल पंजाब पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि दोस्तों महमूद गजनवी के आक्रमण का भारत पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो आपके तीनों कथन क्या हैं? सही हो जाएंगे। तो आपका सही कोड कौन सा हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के विषय पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत की और मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान के मुसलमानों को परास्त कर उसने वहां अधिकार कर लिया। दूसरा कथन है कि मुल्तान से आगे बढ़ते हुए 1178 ईस्वी में उसने पाटन पर भी चढ़ाई की, परंतु गुजरात के शासक
भीम द्वितीय द्वारा उसे पराजित होना पड़ा, या भारत में मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी। टूट आपका दे रहा है केवल दूसरा, केवल पहला, पहला और दूसरा, इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं कथन के बारे में। तो मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत की और मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान के मुसलमानों को परास्त कर उसने वहाँ अधिकार कर लिया। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन कह रहा है कि मुल्तान से आगे बढ़ते हुए 1177 ईस्वी में उसने पाटन पर चढ़ाई की, परंतु गुजरात के शासक भीम द्वितीय के द्वारा उसे पराजित होना पड़ा, या मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी। तो ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन किस कूट पे दे रहा है? सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? प्रश्न क्या है कि तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1924 में, 1417 में, 1213 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो दोस्तों तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अलप्तगीन बुखारा के किस सामंती शासक का दास था? अलप्तगीन बुखारा के किस सामंती शासक का दास था? आपके ऑप्शन है मंसूर, अब्दुल मलिक, महमूद, सुबुक्तगीन। तो कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों, अलप्तगीन बुखारा के किस सामंती शासक का दास था? तो दोस्तों अलप्तगीन बुखारा के जिस सामंती शासक का दास था वो था अब्दुल मलिक। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने तुर्कों के प्रसार को 10वीं और 11वीं शताब्दी में मुसलमानों के साम्राज्य के लिए अद्वितीय आंदोलन कहकर संबोधित किया है? आपके ऑप्शन है के ए निजामी, आर पी त्रिपाठी, मोहम्मद अजीज मोहम्मद, या फिर लेनपुल। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि सही उत्तर क्या होगा। तो निम्नलिखित में से जिस इतिहासकार ने तुर्कों के प्रसार को 10वीं और 11वीं शताब्दी में मुसलमानों के साम्राज्य के लिए अद्वितीय आंदोलन के संबोधित किया है उसका नाम है लेनपुल। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सन 1977 ईस्वी में अलप्तगीन की मृत्यु के बाद कौन गजनी की गद्दी पर बैठा? यानी 1977 की बात है कि अलप्तगीन के मरने के बाद कौन गजनी की गद्दी पर बैठा? ऑप्शन मसूद, महमूद गजनी, सुबुक्तगीन और हसनक। तो सन 1970 ईस्वी में अलप्तगीन के मरने के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा? तो ये सुबुक्तगीन। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गजनी के शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? गजनी शासकों के सैन्य संगठन में कौन सी जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? ऑप्शन है भारतीय, अरब, ताजिक, ग्रीक। दोस्तों गजनी शासकों के सैन्य संगठन में जो जाति सम्मिलित नहीं थी वो थी ग्रीक। कौन सी जाति थी? तो वो ग्रीक थी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है मुल्तान, कन्नौज, थानेश्वर, मथुरा, कश्मीर। दूसरा कश्मीर, कन्नौज, मथुरा, मुल्तान, थानेश्वर। दूसरा कश्मीर, मुल्तान, थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा। तीसरा मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा, कन्नौज।
तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि किस अनुक्रम में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों जिस अनुक्रम में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो पहला मुल्तान था, दूसरा थानेश्वर, तीसरा कश्मीर, चौथा मथुरा, पांचवा कन्नौज। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि महमूद गजनवी के साथ युद्ध में पराजित होने के बाद आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? ताहिर, आनंदपाल, जयपाल, जयसिंह। तो आपने देखा कि महमूद गजनवी के साथ युद्ध में पराजित होने के बाद आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? बात समझ में आ रही दोस्तों? तो ये थे जयपाल। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था? शहंशाह मोहम्मद गौरी, माहिम मोहम्मद गौरी, छत्रपति मोहम्मद गौरी या शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। वो बताना है मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? महमूद गजनी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी। प्रश्न क्या है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? तो दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने जिसको पराजित किया था उसका नाम था मोहम्मद गौरी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य क्या उद्देश्य था? प्रश्न क्या है कि सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है साम्राज्य विस्तार, धर्म प्रसार, धन संग्रह या उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट में उत्तर कीजिए कि सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था। फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए जल्दी से दोस्तों। देखिए आप लोग कमेंट में उत्तर नहीं करते, थोड़ा सा अजीब लगता है दोस्तों। सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य क्या उद्देश्य था? दोस्तों ये था धन संग्रह। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाना है तो आप मेरे प्लीज़ उसमें जा करके प्लीज़ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? आगे प्रश्न है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निरूपित किए? आपके ऑप्शन है महमूद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम, शेरशाह सूरी या फिर अकबर। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए?
जिसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे वो था महमूद गजनी। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है। आपके ऑप्शन है, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। दूसरा, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो निम्नलिखित कथनों पर अल-बरूनी के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताने हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से जो अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है वो क्या है कि वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि आपका पहला ऑप्शन है, मुस्लिम धर्म को मानने वालों की उपेक्षा की जाती थी, अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, तीसरा है, सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे, चौथा है, गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, है दोस्तों कि अल-बरूनी ने निम्नलिखित में से किन धार्मिक रीतियों के प्रचलन का वर्णन किया है। पहला है दैतिक यज्ञ, व्रत, दान, तीर्थ यात्रा। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों अल-बरूनी ने निम्नलिखित में से किस धार्मिक रीतियों के प्रचलन का वर्णन किया है। तो दोस्तों उसने दैनिक यज्ञ, व्रत, दान और तीर्थ यात्रा, इन चारों का वर्णन किया है। तो ऑप्शन कौन सा कोड सही हो जाएगा? बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फिरदौसी को निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी। आपके ऑप्शन है, यमीन उद दौला, अमीन उल मिल्लत, दीन इलाही या पूर्व के अमर तोमर। तो दोस्तों ये दी गई थी पूर्व के अमर तोमर। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बैहाकी को लेन पुल ने निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान की थी। ऑप्शन क्या है, बैहाकी को लेन पुल ने निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान की थी। आपके ऑप्शन है, पूर्वी पेपियस, अमीरुल मिल्लत, दीन इलाही या पूर्व के अमर तोमर। तो दोस्तों बैहाकी को लेन पुल ने जो उपाधि प्रदान की थी वो थी पूर्वी पेपियस। ठीक है दोस्तों, बताइए, मेरे लिहाज से तो यही होगा दोस्तों। बस सुनो, ये मेरे लिहाज से यही आंसर होना चाहिए। मेरे लिहाज से यही आंसर होगा दोस्तों। बैहाकी को लेनपुर ने निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान की थी। ये की थी दोस्तों पूर्वी पेपियस। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। इसी जुनून के साथ आगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैनल का नाम है द सक्सेस पॉइंट @